मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन पद्धतियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि साहित्यकारों ने अपने साहित्य इतिहास के अंतर्गत किन किन पद्धतियों को अपनाया है, आइए देखते हैं। तो जो प्रमुख पद्धतियां हैं इतिहास लेखन की, इसको इधर देखिए सब लिखा गया है। जैसे पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरे में है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी विधेयवादी और पांचवी जो लास्ट में है समाज शास्त्रीय पद्धति। ये पद्धतियां है क्या, इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से साहित्यकार आते हैं, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथों का क्या नाम है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इन पे थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं पहले वर्णानुक्रम पद्धति के अंतर्गत कह रहे हैं कि इसमें रचनाकारों का परिचय, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वर्णाक्रम यानी वर्ण के क्रम में। वर्ण का अर्थ यहाँ किससे है, वर्णमाला से है। तो वर्ण के क्रम में, तो इसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम में दिया जाता है। गारसा दत्ताशी और शिव सिंह सेंगर ने पद्धति को अपनाकर साहित्य इतिहास लिखा। इसी पद्धति को साहित्यकार कोश भी कहा जाता है। ठीक, यानी वर्णानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया, गारसा दत्ताशी और शिव सिंह सेंगर ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति को अपना करके उस साहित्य ग्रंथ को लिखा। जैसे गारसा दत्ताशी का सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास गारसा दत्ताशी ने किया। कब किया ये, 1839 ईस्वी में। और इनका जो ग्रंथ है साहित्य से संबंधित, उसका नाम है इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ये आपको ग्रंथ कंठस्थ होना चाहिए। और इसकी भाषा क्या है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1839 ईस्वी में। रचनाकार कौन इसके हैं, ये गारसा दत्ताशी इसके लेखक हैं। ये हिंदी के इतिहास का ग्रंथ है। ये सर्वप्रथम प्रयास है गारसा दत्ताशी द्वारा। इसमें 738 कवियों को इन्होंने अक्षर क्रम, वर्ण और अक्षर के क्रम में रखा है। जो जैसे आया, जैसे जो आ से जिनका नाम था उनको पहले रखा, का से जिनका नाम था उनको बाद में रखा, इसी क्रम में, वर्ण के क्रम में। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा वर्णानुक्रम पद्धति। तो 738 कवियों को स्थान दिया अपने इस ग्रंथ में, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी के अंतर्गत, जिसमें हिंदी के बहुत कम कवि थे। 72 कवि केवल हिंदी के थे, बाकी जो है वो उर्दू के थे। ठीक, ये सबसे दोषपूर्ण और प्राचीन साहित्य इतिहास माना जाता है। इसमें बहुत इसको दोषपूर्ण माना जाता है। ठीक, और सबसे प्राचीन यानी सर्वप्रथम ये प्रयास है। और दूसरे में आते हैं शिव सिंह सेंगर। दूसरा प्रयास जो इन्होंने 1883 में किया, शिव सिंह सरोज नाम से इनका ग्रंथ है। लिख लीजिएगा आप लोग, गारसा दत्ताशी का ग्रंथ है ये, और इधर ये शिव सिंह सरोज का है। ठीक, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ क्या है, शिव सिंह सरोज। इसमें 838 कवि, ये भी किस क्रम में है, वर्णानुक्रम पद्धति को ही इन्होंने अपनाया। किसने, शिव सिंह सेंगर ने। और साहित्यकार कोश, इसको अन्य एक नाम दिया गया, एक संज्ञा और दिया गया इस पद्धति को कि साहित्यकार कोश भी इसे कहा जाता है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट भी मोबाइल से लेते रहिए। दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम, काल का अर्थ है समय से, काल का अर्थ यहाँ समय से है।
इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि इसमें ऐतिहासिक तिथि को आधार बनाकर साहित्य इतिहास लिखा जाता है। यानी ऐतिहासिकता के जो ऐतिहासिकता क्रम से उसको जो है काल क्रम के अनुसार, समय के अनुसार जो है यहाँ उसको आधार बना के साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। इसके जो इसमें अपने ग्रंथ लिखने वाले जो हैं जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु जी आते हैं। जॉर्ज गियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके ग्रंथ का नाम, इसको आप लोग नोट करेंगे। और ये मिश्र बंधु हैं, ये 3 भाई हैं, श्याम शुक गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम शुक और गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, मिश्र बंधु। इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। कि किस तरीके से स्थान दिया गया है, काल क्रम के अनुसार, यानी उनके जो है जीवन परिचय के हिसाब से उनको रखा गया है। जिनका समय पहले था उनको पहले रखा गया, जिनका बाद में था उनको बाद में, ये क्रम था इस ग्रंथ में, इसलिए ये कालानुक्रम पद्धति के अंतर्गत आया। ठीक, तो जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु जो है इस पद्धति को अपनाए अपने साहित्य इतिहास में। और इसका जो दूसरा नाम कहा जाता है साहित्य इतिहास का कोश, एक अन्य नाम भी इसका मिलता है, ये आप नोट करिएगा। तीसरी पद्धति जो है वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें कहते हैं तथ्यों का संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है और बाद में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। बाद में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके जो है इस पद्धति को आधार बना करके लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसको आप लिखिएगा, ये रचना पूछते हैं। ठीक, उन्होंने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक इसमें लगा ही है, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक, और चौथा जो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को देखिए, इसके जनक तेन माने जाते हैं। ठीक है, इसके भी इन्होंने उपखंड किए हैं, 3 उपखंड और किए हैं विधेयवादी के, वो आगे आपको बताएंगे। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। अगर इसको और सरल करें तो समकालीन युग की जो परिस्थितियां थी उसको आधार बना करके इसमें साहित्य इतिहास ग्रंथ को लिखा जाता है। किस पद्धति पे, विधेयवादी पद्धति पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जो हैं पुरोधा इनको कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पद्धति का प्रयोग कहाँ किया है, अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ जो इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका सन है 1929 ईस्वी। ठीक, उसमें इस पद्धति का प्रयोग किया है और सच्चे अर्थों में वही साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना भी जाता है पूर्ण रूप से। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को ही आधार बना करके रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण किया, जिसमें वीर गाथा काल और भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक, ये जो है 4 नाम इन्होंने दिए, जिसमें थोड़ा विवाद भी रहा। विवाद आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अगर विवाद है इन पद्धतियों को लेकर के तो आदिकाल के नामकरण और कालक्रम को लेकर के विवाद है। ठीक, तो और लास्ट में जो है समाज शास्त्रीय पद्धति, इसमें कहते हैं कि मार्क्सवाद की अवधारणा
तथा वर्ग संघर्ष को आधार बनाया जाता है इस पद्धति के अंतर्गत, जिसमें रामविलास शर्मा आदि आ जाते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ये मेरा एक प्रयास था, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीजीटी पीजीटी कहीं भी आप जाएं, यूपी से चाहे अदर स्टेट में, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। और आगे हम इसका एक एक ग्रंथों का डिटेल करेंगे। मिलते हैं अगले प्रयास के साथ। धन्यवाद।